नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 3 जून की स्पीड न्यूज़। अमेरिका में आला तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा को BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने इन्हें कानूनी मदद और रहनुमाई का यकीन दिलाया है। उन्होंने डल्लास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में तेलुगु तलबा से बातचीत करते तयक़ुन दिया। उन्होंने अमरीकी कवानीन और मकामी हालात को समझने की अहमियत पर भी रोशनी डाली। KTR ने कहा कि हिंदुस्तानी तलबा की मदद के लिए अमरीका में BRS NRI विंग के ज़रिए एक कानूनी सेल कायम किया जाएगा। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो ख़ुद को अमरीका में बदलते हुए कवानीन और माशरती उसूलों से हम आहंग करें। ऑपरेशन सिंदूर का वफ्द अलजायर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का सफारती दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस लौटा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी मंगल को हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। वफ्द जिसकी क़ियादत BJP के रुकन पार्लियामेंट भाईजान पांडे कर रहे थे का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत बनाना और सरहद पार से लाहिक़ खतरात पर हिंदुस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को पेश करना था। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक सनसनीखेज बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इसने खबरदार किया कि अगर पार्टी क़ियादत इन्हें मुअत्तल करती है तो पार्टी के अंदरूनी मामलात और तमाम लीडरान के राज अवाम के सामने ले आएंगे। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से राजा सिंह को नोटिस जारी करने की तजवीज़ पर ज़ेर गौर है, जिस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इन्हें नोटिस भेजने के बजाय सीधा पार्टी से मुअत्तल कर देना चाहिए। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर मुझे पार्टी से मुअत्तल किया जाता है तो मैं चुप नहीं रहूँगा। किसी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुँचा, किसने अंदर ही अंदर साजिशें की, सब कुछ अवाम के सामने रखूंगा। राजा सिंह के इस बयान ने वाज़ेह कर दिया कि BJP की अंदरूनी सियासत में शदीद तनाव पाया जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि वो किसी से नहीं डरते और सच बोलने के लिए हर वक्त तैयार हैं। एक ऐसी खबर जो तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा रही है। भारत राष्ट्र समिति के सुप्रीमो और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी बेटी के कविता को पार्टी से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये खबर न सिर्फ BRS के लिए बल्कि पूरी तेलंगाना की सियासत के लिए किसी भूचाल से कम नहीं। यह अखराज क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या वजूहात और खदशात हैं? ताज़ा खबरों के मुताबिक BRS सदर KCR अपनी बेटी और पार्टी की MLC के कविता को पार्टी से निकालने का मनसूबा बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कविता की पार्टी क़ियादत और ख़ास तौर पर अपने भाई BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव पर मुसलसल तनकीद ने अपने फैसले पर मज़ीद तेज कर दिया है। कविता ने हाल ही में BRS के अंदरूनी मामलात पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि जब वो जेल में थी तो पार्टी को BJP में दम करने की साजिश रची गई। मई 2025 में अपने वालिद KCR को लिखे गए खत में जो बाद में लीक हो गया, कविता ने BRS को BJP के तई नरम रवैया रखने पर तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि KCR ने BRS के सिल्वर जुबली तकरीबात में BJP पर सिर्फ 2 मिनट के लिए बात की, जबकि कांग्रेस पर इनका पूरा जोर था। इस खत के लीक होने से पार्टी में खलबली मच गई और कविता ने इसे अंदरूनी साजिश करार दिया। तेलंगाना के महकमे फायर सर्विस में एक नया फायर कमांड कंट्रोल सेंटर महकमे के आला अहदेदारों ने शुरू किया। यह मरकज़ तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के वटी नागुलापल्ली में वाक़ फायर ऑफिस में कायम किया गया, जहां वीडियो वॉल सिस्टम, वीडियो वॉल कंट्रोल और कंप्यूटर की मदद से रवानगी जैसे जदीद सहूलियात दस्तयाब हैं। इस निज़ाम की बदौलत पुलिस, GHMC, महकमे बिजली और वाटर बोर्ड जैसे दीगर महकमों के साथ हम आहंगी कायम हो सकेगी। जब कोई फ़ोन करता है तो GPS के जरिए मुतालिका जगह की शिनाख्त करके फौरी तौर पर फायर व्हीकल वहाँ पहुँच जाएगी। इसके साथ साथ मसनूई ज़हानत की मदद से ऑनलाइन तरीके से इमारतों को तेज़ी से फायर फाइटिंग NOC जारी करने की सहूलत को भी सरगर्म कर दिया गया है। हैदराबाद की कोठी में वाक़े विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर के पास इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब VHP के कारकुनों ने गौकशी के खिलाफ एहतजाज करते पुराने शहर में बकरीद के लिए लाए गए जानवरों को आज़ाद कराने के लिए एक प्रोग्राम की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। VHP ने मुतालबा किया कि मुल्क में गौकशी की ममानियत से मुताल्लिक़ कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। पीर के रोज़ VHP ने ऑपरेशन गौ माता चलो पुराना शहर के नाम से एक मुहिम चलाई, जिसके दौरान गैर कानूनी तौर पर कैद गायें आज़ाद कराकर गौशालों को मुंतकिल करने की कोशिश की गई। यह कार्रवाई कशीदा सूरत-ए-हाल में तब्दील हो गई। VHP के रियासती दफ्तर के सामने मुनक़िदा इस प्रोग्राम में VHP के तर्जुमान शशिधर, गौरक्षा विंग के इलाकाई प्रमुख रमेश, बजरंग दल के साबिक सदर सुभाष चंद्र, ऑल इंडिया गौशाला फाउंडेशन के सदर बालाकृष्णा गुरुस्वामी और तेलंगाना गौशाला के सदर विजयराम शामिल थे। क्रिकेट खेलने के बाद गर्मी की शिद्दत के बायस तफरीह के तौर पर नहाने के लिए निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर में उतरने वाले 3 नौजवान हादसाती तौर पर पानी में गर्क हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले के मोहम्मद नगर मंडल के हसनपल्ली गाँव के हदूद में पेश आया। निज़ाम सागर पुलिस स्टेशन के SI शिव कुमार ने बताया, कामारेड्डी ज़िले के एलारेड्डी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला मधुकर गौड़,
तिम्मा रेड्डी गांव के 23 साला नवीन और सुमारपेट गांव के 17 साला हर्षवर्धन दीगर नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए एलारेड्डी मंडल के सुमारपेट गए थे। दोपहर में शदीद गर्मी होने की वजह से वसनपल्ली गांव के करीब निजाम सागर प्रोजेक्ट के बैकवाटर में नहाने के लिए उतरे। नहाते वक्त तीनों नौजवान पानी में गर्क हो गए। गाँव वालों से इत्तला मिलने पर निजाम सागर पुलिस फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मौके पर पहुंची और लापता नौजवानों की तलाश शुरू की। शराब नोशी पर बाप की डांट पर बेटे ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के सिताईपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 24 साला नौजवान अनिल कुमार शराब का आदी हो गया था। मकामी अफराद के मुताबिक अनिल कुमार काफ़ी अरसे से कोई काम नहीं कर रहा था और बेकार घूम रहा था। गुज़िश्ता रात तकरीबन 7 बजे इसके बाप सैलू ने इसे शराब पीने पर डांट डपट की और कोई काम करने का मशवरा दिया। बाप की डांट पर अनिल ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। इसने नशे की हालत में नामालूम जहरीली दवा पी ली। इसके बाद बाप ने फौरी तौर पर इसे बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इसे निज़ामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान आज सुबह 6 बजे इसकी मौत हो गई। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऑनलाइन बेटिंग कई अफराद की जान ले रही है। पुलिस के मुताबिक मरतबा खबरदार करने के बावजूद बाद नौजवान लालच में आकर बेटिंग में मुलविस हो रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या तेलंगाना के मेदक ज़िले में पेश आया, जहाँ एक नौजवान ऑनलाइन बेटिंग में मुलविस होकर कर्ज के जाल में फंस गया और खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मेदक टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला 29 साला दिलीप कुमार, जो पेशे से एक पेंटर था, ऑनलाइन बेटिंग का आदी बन चुका था। इसने बेटिंग में तकरीबन 2 लाख रुपये गंवा दिए और साथ ही खर्च भी बढ़ गया। खर्च अदा करने में नाकामी पर इसने खुदकशी का फैसला किया। दिलीप ने गौसमुद्रम तालाब में कूद कर जान दे दी। मकामी अफराद की तलब पर पुलिस ने इसकी लाश बरामद की। केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। रियासत तेलंगाना राजन्ना सिलसिला जिले के चंदुर्ती मंडल के देवनी टंडा गांव में पीर के रोज़ की दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ एक नौजवान ने शराब नोशी की लत में मुब्तला अपने बाप को कार से टक्कर देकर हलाक कर दिया। पुलिस और मकामी अफराद के मुताबिक गाँव के रहने वाला 43 साला तिरुपति शराब की लत का शिकार था और अक्सर अपने घर वालों से झगड़े किया करता था। 3 दिन कबल इसने घर में रखे हुए 10,000 रुपये लेकर शराब नोशी में उड़ा दिए। पीर के दिन दोबारा पैसे मांगने पर इसकी बीवी अमीना से तकरार हुई। अमीना ने इस वाक़े की तला फ़ोन पर अपने बेटे राजेश को दी। राजेश कार में वहां पहुंचा, देखा कि इसका बाप इसकी मां से झगड़ रहा है। तैश में आकर इसने अपने बाप तिरुपति को कार से टक्कर दे दी। शदीद जख्मी बाप को मकामी लोगों ने मंजीरोएड एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी मौत हो गई। चंदुर्ती के CI वेंकटेश्वरलू ने बताया कि केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। शहर हैदराबाद में चलती कार में आग लग गई। ये कार गच्चीबौली से माधापुर की सिम जा रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। ताहम खुशनसीबी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में सवार ड्राइवर और मुसाफिर बरवक्त शोले भड़कते देखकर गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इंजन में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुमकिन वजह समझा जा रहा है, जिसके नतीजे में कार जलकर खाकसतर हो गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े के दौरान सड़क से गुजरने वाले दीगर राहगीरों और ड्राइवरों में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी ज़िले में पेश आया सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा ज़िले के वडली सालर गांव में उस वक्त पेश आया जब एक कार टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें काकीनाडा अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब कार अप्पादा बीच से काकीनाडा की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार और टैंकर के दरमियान तसादुम हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहाँ हादसे का मुआयना किया, कार और टैंकर को हटाया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तेज़ रफ्तारी ही हादसे का सबब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अदाकार कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंटर तमिल जबान पर जारी तनाज़ी में फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। कमल हासन ने कंटा और तमिल जबानों के बारे में बयान दिया था। इसके बाद काफ़ी तनाज़ा हुआ, जो अभी तक नहीं रुका। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को रिलीज़ होने वाली है। ये भी तनाज़ात में घिरी हुई है। दरअसल कमल हासन ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान कहा था कि कंटर जबान तमिल से पैदा हुई। इस पर तनाज़ा खड़ा हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि अदालत तक जा पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम नागापर्सना की बेंच ने अदाकार की सरजनिश की खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा, चाहे आप कमल हासन हो या कोई और, आप अवामी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस सूरत हाल की वजह से आप खुद हैं। अदाकार कमल हासन ने भी इस मामले पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बयान इत्तेहाद को बढ़ाने की नीयत से दिया गया।
कोलकाता के रेड रोड पर इस साल ईद उल अजहा की नमाज नहीं होगी। फौज ने ईद उल अजहा की नमाज रेड रोड पर अदा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। फौज ने इजाज़त न देने की वजह फौजी मकासद को करार दिया। फौज ने कोलकाता पुलिस और कोलकाता खिलाफत कमेटी को इस फैसले का आगाह कर दिया है। ख्याल रहे कि खिलाफत कमेटी सालाना मजहबी इज्तिमा की मुंतजिम है। रेड रोड फोर्ट विलियम में मशरक़ी कमांड हेडक्वार्टर के सामने वाक़ है। यहाँ हर साल बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज ईद अदा करते हैं। हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया के तहत ज़मीन की निगरानी पर मामूर एक कर्नल रैंक अफसर ने कोलकाता खिलाफत कमेटी के नाम एक ख़त में लिखा है कि रेड रोड के जनरल एरिया में 7 या 8 जून 2025 को ईद उल अजहा की इज्तिमाई नमाज के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये इलाका फौजी मकासद के लिए दरकार है। अपोजिशन पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर में मरकजी हुकूमत पर शिफाफियत का फक़दान का इल्ज़ाम लगाते हुए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा तेज़ कर दिया है। मंगल 3 जून को दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के सरकर्दा लीडरों की मीटिंग बुलाई गई। इजलास के बाद शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज़ है, जिसमें पार्लियामेंट इजलास बुलाने के मुतालबे के हवाले से हिकमत अमली पेश की जाएगी। जयराम रमेश, संजय रावत, राम गोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओब्रायन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे। दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद 16 अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया और कहा दुनिया को बता रहे हैं कि लेकिन संसद को नहीं। खत में पहलगाम, पुंछ, अड़ी, राजौरी में दहशतगर्दाना हमलों और पाक भारत तनाज़ा जैसे हिसास मसाइल पर पार्लियामेंट में आज़ादाना बहस की बात की गई। हिंदुस्तान में रिजर्व शुदा ट्रेन टिकट आमतौर पर सफ़र से 7 दिन पहले तक बुक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसाफिर अपनी सफ़र की मनसूबाबंदी आखिरी लम्हात में करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अक्सर सीट दस्तियाबी में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मेक माई ट्रिप के डेटा के मुताबिक तकरीबन 40% मुसाफिर मुतादिद बार और कई दिनों तक टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से तकरीबन 70% को वेटिंग लिस्ट वाला टिकट हासिल करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो अपनी सफ़र की हतमी तारीखों का फैसला करते हैं कन्फर्म सीटें ख़त्म हो चुकी होती हैं। इस मसले के हल के लिए मेक माई ट्रिप ने एक नया सीट अवेलेबिलिटी फॉरकास्ट फीचर मुतारिफ कराया है, जो डेटा साइंस की मदद से मुसाफिरों को सीटों की दस्तियाबी का बेहतर अंदाज़ा लगाने में मदद फराहम करेगा। मेक माई ट्रिप के शरीक बानी और ग्रुप CEO राजेश मागो ने कहा, हम हिंदुस्तानी रेल के मुसाफिरों की ज़रूरियात को समझते हुए एक ऐसा फ़ीचर तैयार किया है जो हकीकी चैलेंज को हल करता है। ये फ़ीचर न सिर्फ हमारे इलाकों सारिफिन को बेहतरीन तजुर्बा फराहम करेगा, बल्कि इनके सफ़र की मनसूबाबंदी को भी आसान बनाएगा। ये नई सहूलत मुसाफिरों को अपने सफ़र की मनसूबाबंदी के दौरान ज़्यादा एतमाद और सहूलत देगी, ख़ास तौर पर इनके लिए जो वेटिंग लिस्ट में फंसने के खौफ से दुचार रहते हैं। पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के फ़ाल केसों की कुल तादाद मंगल की सुबह बढ़कर 4026 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस इन्फेक्शन की वजह से मज़ीद 5 मरीजों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की तादाद 37 हो गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से आज सुबह 8 बजे तक जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 4026 हो गई है। अब तक 2700 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 1 जनवरी से अब तक 37 अफराद की मौत हो चुकी है। वज़ारत सेहत ने कहा कि कोविड की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। वज़ारत ने लोगों से अपील की है कि इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं और पुरहजूम इलाकों में जाने से गुरेज करें या मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना के क़वानीन पर अमल करें। सिक्किम में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नौबियाता जोड़े के साथ एक शर्मनाक हादसा पेश आया। कौशलिंदर प्रताप सिंह 29 साल, अंकिता सिंह 26 साल की शादी 5 मई को हुई थी। वो 24 मई को हनीमून के लिए सिक्किम गए थे। यहाँ मंगन जिले में एक सयाहों की गाड़ी बारिश में फिसलकर तीस्ता नदी में गिर गई, जो तकरीबन 1000 फीट गहराई में है। इस हादसे के बाद से जोड़ा लापता है। सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 11 सयाह और एक ड्राइवर सवार था। ये गाड़ी चिंगांग से गंगटोक वापस आ रही थी। रात 9 बजे के करीब तेज़ बारिश की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। कौशलिंदर, अंकिता समेत 8 सयाह अभी तक लापता हैं। बीजेपी के ओडिशा महिला मोर्चा की सेक्रेटरी अतुरुषि जैना भी लापता अफराद में शामिल है। गाड़ी में सवार 11 अफराद में से 6 अतुरुषि जैना के खानदान से थे। उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद के गांव कोतवाली मैनाथर में एक होलनाक कत्ल की वारदात सामने आई। 20 साल लड़की सायरा की खून में लथपथ लाश खेतों में पाई गई, जिस पर स्क्रू ड्राइवर से किए गए 18 हमलों के निशानात मौजूद थे। इब्तदाई तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि इसे इसके आशिक रफ़ी ने बेरहमी से कत्ल किया। रफ़ी को हिरासत में लेकर जब तफ्तीश की गई तो इसने एतराफ़ किया कि वो सायरा से मोहब्बत करता था, मगर सायरा इससे दूर रहती थी। चंद दिन कबल सायरा ने गाँव के एक शख्स से रफ़ी की पिटाई करवा दी, जिसके बाद रफ़ी को शक हुआ कि सायरा इस शख्स से ताल्लुकात रखती है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलते हुए रफ़ी ने सायरा का पीछा किया। हफ्ते के रोज जब सायरा खेत गई, रफ़ी ने इसे स्क्रू ड्राइवर से 18 बार वार करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक सायरा ने जान की भीख मांगी, लेकिन रफ़ी ने इसके नाजुक आधा को भी निशाना बनाया। सायरा तड़पते हुए दम तोड़ गई।
دہلی کے سنجیوا میں 18 سالہ طالبہ مہک جین کو ایک طرفہ پیار میں طالب علم نے چھریوں کے وار کر کے لڑکی کو قتل کر کے لاش کو جلانے کی کوشش کی۔ پولیس نے بیکام کے طالب علم ارشکریت سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ مہک جین نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس لیے اس نے اسے پہلے گلا دبایا اور پھر چھرا گھوم کر قتل کر دیا۔ ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں جموں کشمیر گلمرگ کا زید بیدار، جو کہ 8ویں جماعت کا ایک ہونہار طالب علم تھا، گھر میں جم کے سامان کے ساتھ مشق کرنے کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ یہ نوجوان اپنے گھر میں پیش آئے ایک واقعے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا اپنے گھر میں جم کے سامان کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا۔ اس دوران جم کی مشین اس پر گر پڑی اور اس کے نیچے دب گیا، جس کے نتیجے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ زید نے یونین ٹیریٹری کی سطح پر کراٹے میں طلائی تمغہ جیتنے والے کے طور پر پہچان حاصل کی تھی، جس نے اسے روشن مستقبل کے ساتھ ایک امید افزا نوجوان ٹیلنٹ کے طور پر نشاندہی کیا تھا۔ اس کی اچانک موت سے مقامی کمیونٹی میں صدمے کی لہر دوڑ گئی، جس سے دوست احباب، اہل خانہ اور خیر خواہ گہرے دکھ میں ڈوب گئے ہیں۔ سابقہ کابینی وزیر اور اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر نے جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے زونل صدر بیدار احمد راتھر کے بیٹے کی دردناک موت پر گہرے دکھ اور دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ کراچی کی مالے ڈسٹرکٹ جیل میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد افراتفری مچ گئی، جس سے 200 سے زائد قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حکام نے تصدیق کی کہ پیر کی رات کو فراز کے درمیان کم از کم 216 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے بہت سے سنگین جرائم کے ملزمین شامل ہیں۔ جیل بریک نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ مبینہ طور پر قیدیوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر قابو پا لیا، ہتھیار چھین لیے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس جھڑپ میں ایک قیدی مارا گیا اور کئی دیگر، جن میں فرنٹیئر کور ایف سی کے 3 افسران اور ایک جیل گارڈ شامل تھے، اس واقعے میں شدید زخمی ہو گئے۔ قابض اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف اپنی انسانیت سوز نسل کش جنگ کی جاری رکھتے پیر کو اس درندگی کے 605 دن مکمل کر لیے۔ گزشتہ 70 دنوں میں سے ایک بار پھر تباہ کن بمباری، محاصرے، قحط اور قتل عام کی نئی لہر جاری ہے، جب سے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کر دیا۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے نامہ نگاروں کے مطابق قابض اسرائیلی فوج آج صبح سویرے سے اب تک غزہ کے مختلف علاقوں پر درجنوں فضائی حملے کیے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملے میں 51 فلسطینی شہید اور 503 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں 54,470 فلسطینی شہید اور 1,24,693 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غذائی امداد لینے غزہ پہنچنے والے فلسطینیوں پر حملے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس کی تحقیقات اور حملے میں ملوث افراد کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا۔ مختلف اطلاعات کے مطابق اس حملے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ مسٹر گوتریس نے غزہ میں فوری طور پر مستقل اور پائیدار جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ تمام یرغمالیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں مسٹر گوتریس نے کہا، میں کل غزہ میں خوراک کی امداد جمع کرنے کے دوران فلسطینیوں پر حملے کی خبروں سے حیران ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں ان واقعات کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ قصورواروں کا احتساب ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی واضح طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت غزہ تک انسانی امداد کی توصیل پر رضامندی اور سہولت فراہم کرے۔ حکومت کے بار بار انتباہ کے باوجود مقیم غیر ملکی حج کا اجازت نامہ حاصل کیے بغیر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ امن عامہ کے ڈائریکٹر اور حج سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد البسامی نے کہا ہے کہ 400 سے زیادہ جعلی حج کمپنیوں اور دفاتر کا سراغ لگایا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ الاخباریہ کے مطابق مشترکہ پریس بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پرمٹ کے بغیر مکہ میں مقیم 2,05,000 افراد کو واپس کیا گیا، جبکہ 2,69,000 افراد کو مکہ میں داخلے سے روکا گیا۔ غیر قانونی عازمین کو لے جانے کی کوشش کرنے والے 1,239 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ حج ضوابط کی خلاف ورزی پر 75,000 سے زائد افراد پر جرمانے عائد کیے گئے۔ سیکیورٹی حکام حج کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ہر ایک شخص کے تعاقب میں ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمہ امن عامہ نے حج ضوابط کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر مستقل سیکیورٹی پوسٹیں قائم کی ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔